हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। इनके सामान्य जीवन परिचय की बात करेंगे, इनके राजनैतिक कैरियर की बात करेंगे, इनके एक अच्छा नेता कैसे बने इसकी बात करेंगे। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम चैप्टर है, जिसको पढ़ने से मात्र से ही हमारा आधा आधुनिक भारत जो है यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं इनकी छोटी छोटी बातों को थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, जो इन्होंने अपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक में इन्होंने लिखी थी। उन बातों का मैं भी यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। तो चलिए सामान्य जीवन परिचय के बारे में इनकी बात करेंगे तो हम लोग तो 1869 में आपको पता है कि इनका जन्म होता है। डेट थी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कब जन्म हुआ था, उस समय घटना क्या क्या हुई थी, उसकी हम लोग बात करें पहले। तो 1869 ईस्वी में जब पूरा संसार उबल रहा था। क्यों उबल रहा था? क्योंकि पूरे संसार में लगभग आधे से ज़्यादा देश जो थे वो गुलामी की जंजीरों से जकड़े पड़े थे, जिसमें देवभूमि कहे जाने वाला भारतवर्ष भी सम्मिलित था। तब 2 अक्टूबर के दिन भारत भूमि पर ही एक महान आत्मा ने जन्म लिया, और वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखना, 1869 में इनका जन्मदिन होता है। डेट है 2 अक्टूबर। इसी दिन हम लोग अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। 1869 में ही मैं आपको एक घटना याद करा दूं कि 1869 में स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई थी, और इसको 1869 में ही खोल दिया गया था। जिस वर्ष इनका जन्म हुआ था उस वर्ष स्वेज नहर भी खोल दी गई थी। अच्छा, जैसे मोहनदास जो करमचंद गांधी जो थे, इनके बाबा या फिर इनके कह सकते हैं कि जो मोहनदास थे, मोहनदास जो था, मोहनदास गांधी के दादाजी उत्तम गांधी, क्या नाम था उनका? उत्तम गांधी नाम था। और वो पोरबंदर के आसपास की जो देसी रियासतें थी उनके दीवान थे। दीवान जो था उस समय एक बड़ा पद माना जाता था। उसके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े पुत्र करमचंद गांधी ने भी दीवानी संभाली। उत्तम गांधी ने 2 विवाह किए थे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के जो बाबा थे उन्होंने 2 शादी की थी। उनकी पहली पत्नी से 4 और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। यानी कि जो तुम्हारे मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी मोहनदास हो जाएंगे, उन्होंने 2 शादी उनके जो बाबा थे, यानी कि उनके जो पिता, सॉरी, मोहनदास करमचंद गांधी के बाबा ने 2 शादी की। और पहली शादी जो की थी उन उसकी पत्नी से 4 पुत्र और दूसरी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसमें 5वें नंबर पर थे करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने भी 4 विवाह किए, जिसमें अंतिम पत्नी पुतलीबाई थी, जिन्हें महात्मा गांधी की मां होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ से देखना, महात्मा गांधी के जो बाबा थे उन्होंने कितनी शादी की? 2 शादी की। इसके बाद महात्मा गांधी के पिता थे, उन्होंने 4 शादी की। 4 शादी की और 4 शादी की, और 4 शादी में सबसे छोटी, यानी कि जो सबसे बाद की पत्नी थी, उनका नाम था पुतलीबाई। पुतलीबाई से महात्मा गांधी का जन्म होता है। आगे अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखें कि पुतलीबाई ने एक कन्या और 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें महात्मा गांधी सबसे छोटे थे। यानी कि जो पुतलीबाई थी वो महात्मा गांधी की माता थी। और इनके इनके एक पुत्री और 3 पुत्र हुए। और इन इन 3 पुत्रों में सबसे छोटे जो तुम्हारे थे वो महात्मा गांधी थे। जिस वर्ष गांधी का जन्म हुआ उसी वर्ष 168 किलोमीटर लंबी सतह से 50 मीटर चौड़ी एवं तल से 22 मीटर चौड़ी एवं 8 मीटर गहरी स्वेज नहर बनकर तैयार हुई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्वेज नहर 1869 में ही बनकर तैयार हो गई थी, और इसे आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म होता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा में अगर देखें हम लोग, तो गांधी की प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में हुई थी, और 5 साल तक ये ग्रामीण पाठशाला में पढ़ते रहे। इसके बाद इन्हें अन्य स्कूल में भर्ती करवा दिया गया।
महात्मा गांधी आम बालकों की तरह ही झेपू और सीधे एवं डरपोक प्रकृति के थे। यहाँ से एक बात यहाँ से समझना कि महात्मा गांधी का जीवन बहुत ही सरल था। वो जब बचपन में थे तो बहुत डरते थे। झेपू का मतलब बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही शर्मीले व्यक्ति थे। उन्हें ना तो खेलने का ही शौक था, ना तो कसरत करने का शौक था, और ना ही कुश्ती जैसे खेलों में शौक था। वो जब भी खेल का नाम ले लो तो वो भाग जाते थे। पढ़ने के नाम में भी इतना होशियार नहीं थे, यानी कि वो सामान्य व्यक्ति ही थे। जबकि घर वालों की प्रबल इच्छा थी कि लड़का पढ़ लिख कर बाप दादा की दीवानी संभाले, लेकिन महात्मा गांधी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं ये अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये महात्मा गांधी ने खुद अपनी बातें असत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक, जिसको महात्मा गांधी की द्वारा खुद लिखा गया है, उसमें इन्होंने इन बातों को शामिल किया है, और वही बातें मैं उठा के यहाँ आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के कहने के अनुसार गांधी जी का विवाह जो है वो होता है तुम्हारा 12 या 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हो जाता है। विद्या विवाह के विवाह के बाद विद्या अध्ययन और गृहस्थ जीवन दोनों साथ साथ चलते रहे। फलस्वरूप जब इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की, यानी कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले ही थे कि इन्हें एक पुत्र हो जाता है। 4 सितंबर 1888 को इन घर वालों के कहने पर क्लाइड नामक समुद्री जहाज से विलायत यानी कि इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं, और बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे बैरिस्टर बनना चाहते थे। बैरिस्टर एक बड़ा पद होता था। अच्छा, गांधी जी जो है ये विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं तो इनके सामने बहुत सारी बाधाएं आती हैं। गांधी जी की माता जो थी वो बहुत ही एक धर्म धर्म विशेष में क्या करती थी, बहुत रुचि रखती थी। वो मानती थी कि अगर आप समुद्र में पैर रखोगे तो हमारे धर्म का भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये लोग समझते थे कि समुद्र पार करके किसी भी व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इस सब चीज़ों में विश्वास रखते नहीं थे। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिलाया कि हम जैसे यहाँ पर हैं वैसे वहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी माता जो थी वो डर रही थी, क्योंकि वहाँ पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जाता था। इंग्लैंड वगैरह में वहाँ सब खुले तौर पे अपने विचारों को रखते थे, खुला जीवन जीते थे। लेकिन भारत जो था उस समय बहुत संस्कृति जैसे अभी है वैसे पहले ही थी। लेकिन गांधी जी कैसे भी करके तैयार हो जाते हैं और 1888 में क्लाइड नामक समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 28 सितंबर 1828 को लंदन पहुंच जाते हैं। और लंदन पहुंचने से पहले इन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है। हालांकि मैं यहाँ पर उन सारी घटनाओं का जिक्र नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है। जैसे एक बार वो जब उनको ट्रेन के लिए जब अब्दुल्ला साहब जब यहाँ पर पढ़ने के लिए गए तो उनको ट्रेन के लिए जब ट्रेन में गए वहाँ से लंदन, यानी कि जब इंग्लैंड पहुँच गए थे तो इनको लंदन जाना था, और लंदन में इनके साथ बहुत काफ़ी बुरी तरह से व्यवहार किया गया। अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो 10 जून 1891 को बैरिस्टर की परीक्षा पास कर ली इन्होंने। देखना, 10 जून 1891 को बैरिस्टर की परीक्षा पास कर लेते हैं, और 11 जून 1891 को हाई कोर्ट में अपना नाम बैरिस्टर के तौर पर दर्ज करवा लिया, और 11 ही जून 1891 को ये भारत वापस लौट आते हैं। घर आकर इन्हें सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि उस समय जो इनकी माता थी पुतली बाई वो स्वर्ग सिधार गई हैं। अब आप कहेंगे कि इनको पहले पता क्यों नहीं चला, तो वो बात ये थी कि उस समय जब यहाँ से इतना ज़्यादा साधन तो थे नहीं, फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सअप तो था नहीं कि तुरंत न्यूज़ चली जाए। उस समय चिट्ठी का ज़माना था। तो लंदन जाने में 24 दिन का समय लगता था। 24 दिन जाने में, 24 दिन आने में, यानी कि 48 दिन का समय लग जाता। अगर चिट्ठी भेजते तो शायद गांधी जी अपनी पढ़ाई से क्या हो जाते, उनका मन न लगता पढ़ाई में, और शायद वो पढ़ाई छोड़ के पहले ही वापस आ जाते। इसलिए गांधी जी के परिवार वालों ने उनको यह सूचना नहीं दी। इसके बाद इन्होंने गांधी जी ने अपनी पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग में इन्होंने यह कहा कि मैं माँ के दर्शन के लिए अधीर हो रहा था, माता के स्वर्गवासी होने के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि इनको बताया ही नहीं गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरे घर लौटने पर मुझे छाती से लगा लेगी मेरी माँ इस संसार में नहीं रही है। यानी कि जब ये घर से आए तो इन्होंने सोचा था मेरी माँ जो है मुझे गले से लगाएगी, लेकिन जब घर आते हैं तो इनकी माँ जो है वो होती नहीं है। पता चलता है कि वो तो
मर गई हैं, यानी कि वो स्वर्ग सिधार गई हैं। आगे इसी के बाद ये आते हैं और भारत में अपना राजकोट में अपनी वकालत करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये मुकदमे लड़ने के लिए जाते हैं तो जज के सामने इनका मुंह नहीं खुलता है, क्योंकि बहुत शर्मीले टाइप के थे ये। एक एक बार तो ऐसा हुआ कि जज ने इनका बहुत उपहास किया। गांधी जी ने एक मुकदमा लिया और उसको जब लड़ रहे थे तो जज साहब के सामने इनका मुंह ही नहीं खुला। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो लोग आते थे वहाँ पर अपना परिचय बनवाने, उनका काम करने लगे। वो मुकदमे लेने से डरने लगे और इसके बाद इन्होंने मुकदमा लिया ही नहीं कभी। फिर आता है 2 साल के बाद सन 1893 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। अब देखो, शेख अब्दुल्ला जो थे वो भारत के ही थे, लेकिन जब भारत के बहुत सारे सूरत के जो लोग थे, जो गुजरात के लोग थे, वो व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट हो गए थे। तो अब अब्दुल्ला पर एक मुकदमा चलता है, वहीं की सरकार के द्वारा लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि एक भारत का वकील लाइए। तो मोहनदास करमचंद गांधी के पिताजी से ये बात कही और पिताजी ने इनके बड़े भाई के द्वारा इनको यह सूचित किया गया कि अब्दुल्ला शाहिद नामक एक व्यापारी हैं, उनका केस लड़ने तुम्हें अफ्रीका जाना है। जाने के लिए अफ्रीका तैयार हो जाते हैं, ये चले भी जाते हैं। 1893 में ये अफ्रीका चले गए। लेकिन वहाँ पर इन्होंने जो भारत में जी रहे थे, झेपू टाइप की प्रकृति का जो जीवन जी रहे थे, वहाँ पर पूरी तरह से बदल जाते हैं और महात्मा गांधी तैयार होता है वहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की उपाधियाँ, कौन कौन से नाम इनको दिए गए थे और क्या क्या कहकर लोग इन्हें बुलाते थे। तो महात्मा, अगर सबसे पहले हम बात करें गांधी जी को महात्मा कौन कहता था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सर्वप्रथम महात्मा कहा था। और जब से इन्होंने महात्मा कहा, इसके बाद महात्मा गांधी इन्हें लोग कहने लगे। बापू इन्हें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा। राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। केसरे हिंद की उपाधि इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा प्राप्त हुई थी 1915 में। 1915 में जब भारत आते हैं तो इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से अंग्रेजों द्वारा सम्मानित किया जाता है। भर्ती कराने वाला एजेंट भारतीय जनता के द्वारा कहा जाता है। जब 1914 से लेकर 1918 तक भारत पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो गांधी जी ने भारत के लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़िए और इंग्लैंड अगर इस युद्ध में जीत जाता है तो भारत हमको आज़ादी दे देगा। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे, अंग्रेज़ों ने ऐसा किया नहीं बिल्कुल। इसी वजह से भारत की जनता के द्वारा इन्हें भर्ती कराने वाला एजेंट कहा गया। नंगा फ़कीर जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन जो था वो 1917 में चंपारण का आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है कि महात्मा गांधी जो है सबसे पहली बार आंदोलन में जाते हैं। और ये कहाँ होता है, तो सबसे पहले की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो और देख लेते हैं इनके कार्य के बारे में, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा पूरा डिटेल में। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन जो था वो 1918 में किया गया था, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर। महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन जो था वो 1920 में था, यानी कि असहयोग आंदोलन। ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बता रखा है। महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन जो था वो पूना समझौता था, यानी कि जो तुम्हारे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच होगा उसे पूना पैक्ट की संज्ञा दी जाती है 1932 में। तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र कौन कौन से चलाए गए थे। तो यंग इंडिया 1922 में चलाया गया था। दूसरा हरिजन था जो 1932 में चलाया गया था। इंडियन ओपिनियन जो था ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और ये 1909 में चलाया गया था, जो कुल 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तकों की अगर हम लोग बात करेंगे तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मैंने यहाँ पर जितनी भी घटनाओं का जिक्र किया है वो सारी की सारी इसी बुक से ली है मैंने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से।
इसके बाद दूसरी पुस्तक थी इनकी हिंद स्वराज। और ये पुस्तकें ऐसी हैं ना, एग्ज़ाम में जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कितने बार आप सोच भी नहीं सकते, लाखों बार एग्ज़ाम में ये सब पूछी गई होंगी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस भारत लौट आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर भारत में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। महात्मा गांधी जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। हालांकि ये 1 साल ही उनके साथ रहे थे और 1 साल में इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मान लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले की जल्दी मृत्यु हो जाती है और 19 फरवरी 1915 को गोपाल चंद्र गोखले भी गांधी जी का साथ छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि हमेशा के लिए गांधी जी का साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर कहाँ से शुरू किया, तो मैंने आपको बताया था चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई और इसके कारण क्या थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों आपस में मिलते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में पैचअप कर लेती हैं। लेकिन इसी में एक निर्णय ये लिया गया था कि चंपारण को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें चंपारण के गरीब किसानों को गरीबी और गुलामी के दमन चक्र से छुटकारा दिलाने की बात कही गई थी। अब इसमें ये बोला गया कि इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो सब लोगों ने गांधी की तरफ इशारा किया कि गांधी जी इसका नेतृत्व करेंगे। जैसे महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका में जैसे अंग्रेज़ों को वहाँ पर अपनी हर एक बात मानने को विवश कराया, वैसे भारत में ही अपना जलवा दिखाएं। तो गांधी जी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है और गांधी जी निकल लेते हैं 10 अप्रैल 1917 को। गांधी जी पटना पहुँचे, जो बिहार की राजधानी है वर्तमान में। पटना से मुजफ्फरनगर होते हुए चंपारण पहुँच जाते हैं। गांधी जी ने ऐसा जन आंदोलन वहां पर छेड़ा कि सरकार को विवश होकर किसानों की हर एक मांगों को मानना पड़ा। यहाँ पे किसान लोग जो थे वो इस बात को लेकर धरना कर रहे थे, इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे थे कि जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवा रहे थे, जबकि वहाँ पर नील की खेती लायक भूमि ही नहीं थी। इस बात को लेकर महात्मा गांधी वहाँ पर आंदोलन करते हैं और अंग्रेज़ों को महात्मा गांधी की हर एक बात को स्वीकार करना पड़ता है और पहला ही आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया पूर्णतः सफल हो गया। इससे महात्मा गांधी का राजनीतिक कैरियर जो है वो अब उठने लगेगा धीरे धीरे। अब इनका जो कद था वो बढ़ने लगेगा। सन 1918 की अगर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद ये पहुंचते हैं। अहमदाबाद में जब पहुंचे तो देखा कि जो मजदूर थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, वो बाहर धरना दे रहे थे। महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि बात क्या है एक्चुअली में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो काम ज़्यादा करवाते हैं और इसके बाद हमको मजदूरी कम देते हैं। तो इन्होंने उनकी बातें सुनी और सारी बातों को समझ करके उनके साथ अनशन में जुड़ जाते हैं। और ये देखा कि महात्मा गांधी ने कि जो मिल मजदूर थे बहुत दिन से खाना नहीं खाए थे, इसलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर भूख हड़ताल की। यानी कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार कर नहीं लिया जाएगा तब तक महात्मा गांधी जी खाना नहीं खाएंगे। और ये गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल आंदोलन था जो 1918 में किया गया था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसके बाद एक भागदौड़ भरी जिंदगी। 1917 में बिहार गए, चंपारण से होते हुए मुजफ्फरनगर से होते हुए सीधा आते हैं और इसके बाद सीधा कहाँ चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं। इस बीच में इन्होंने इतना दौड़ा भागा कि इनकी तबीयत हो जाती है खराब। इसके बाद डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आप बकरी का दूध पीजिए, लेकिन गांधी जी ने आज से लगभग 12 वर्ष पहले ही, यानी कि उस दिन से 1918 से लगभग 12 वर्ष पहले ही दूध के सेवन को लेके प्रतिबंधित कर दिया था। यानी कि दूध का सेवन वो 12 वर्ष पहले ही से ही छोड़ चुके थे, लेकिन डॉक्टर के कहने पर उन्होंने फिर से बकरी के दूध का सेवन किया। इसके बाद 1919 की बात आती है। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने पंजाब की कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक डॉक्टर सतपाल और दूसरे डॉक्टर किचलू थे। पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर सतपाल मलिक और दूसरे थे डॉक्टर किचलू। लोगों में रोष फैल गया। वे अपने रोष को प्रकट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़े तो पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चला दी। और जब पुलिस वालों ने इन पर गोलियां चला दी तो लोग जो थे वो भी उनमें क्रोध फैला और उन्होंने 5-6 अंग्रेजों को मार डाला।
जब 5-6 अंग्रेजों को मार डाला तो इस बात को लेके जनरल डायर ने कहा कि मैं पंजाब की जनता को सबक सिखा कर रहूंगा। इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी निर्मम हत्या का षड्यंत्र रचा गया। दिन था वो 13 अप्रैल, बैशाख पूर्णिमा थी। बैशाख पूर्णिमा में सिख लोगों का प्रमुख त्यौहार होता है। इस दिन ये अपना त्यौहार का आयोजन कर रहे थे, बड़ी धूम थी। कुछ लोग आज़ादी का संकल्प दोहराने और अंग्रेजों के अत्याचारों की निंदा करने की गरज से अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हो जाते हैं, जिनमें स्त्री होती हैं, पुरुष होते हैं, वृद्धजन होते हैं और बच्चे भी शामिल थे। जलियांवाला बाग में आने जाने का एक ही रास्ता था, एक सकरी गली थी। जनरल डायर ने सकरी गली में अपने जवानों को खड़ा कर दिया, यानी सकरी गली का जो मेन दरवाज़ा था उस पे अपने जवानों को खड़ा कर दिया और गोली लेके तैनात कर दिया वहाँ पे। और जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। जब गोली चलाने का आदेश दे दिया गया तो वहाँ की जो जनता थी, जो शांतप्रिय जनता थी, जिसके हाथ में लाठी तक नहीं थी, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं जनरल डायर के द्वारा। बेबस लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ। जहाँ से निकलना था वहाँ तो फौजी लेके गोली खड़े, जहाँ से गोली चला रहे हैं, और दूसरी तरफ चारों ओर जहाँ पे तुम्हारा जलियांवाला बाग था उसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी थी। जाने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र रास्ता था कि एक या तो उसके बीच में कुआं था, या तो कुएं में कूद जाओ या तो अपने आप को गोली मरवा लो। बेबस लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागकर जाते कहाँ, लाशों पर लाशें गिरने लगी, खून का दरिया बहने लगा, भयानक किस्म की चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन अंग्रेजों में एक भी दया नहीं आई। उनका क्रूरता का यह सबसे बड़ा उदाहरण था जो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर की ये बात पता चलती है। लोगों में बहुत आक्रोश था कि हम बदला लेकर रहेंगे, लेकिन सरकार उनकी थी, फौज उनकी थी। फौज को एक बार भी अगर आदेश दे दिया था गोली चलाने को तो पूरे पंजाब को मार सकती थी वो। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई थी उसको लौटा दिया जाता है। गांधी जी आते हैं यहाँ पर, लेकिन गांधी जी जैसे ही जा रहे होते हैं रास्ते में, गांधी जी को पहले ही रोक लिया जाता है रास्ते में। उनको जाने ही नहीं दिया जाता है पंजाब। उनको पंजाब जाने से पहले ही रोक करके जेल में बंद कर दिया गया कि कहीं देश को भड़का न दिया, कि कहीं देश की जनता को भड़का न दे, जबकि देश की जनता को शांत कराने जा रहे थे कि अगर देश की जनता जो है अगर उग्र होती है तो और लोगों की जान चली जाएगी। अच्छा, एक बात बताना, यहाँ पे जो फौजी थे वो क्या विदेश के थे? जिनको गोली चलाने का आदेश दिया जा रहा था, क्या वो विदेश के थे? नहीं, विदेश के तो नहीं थे ना, भारत के ही तो थे। भारत के ही लोगों के द्वारा गोली चलाने का आदेश और भारत के ही लोगों के द्वारा मारने का आदेश दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। या तो जनता मारेगी तो भी अगर फौजियों को मारेगी तो फौजी भी तो भारतीय हैं। दोनों तरफ से भारत का नुकसान था। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अब आप ही कुछ कर सकते हैं। महात्मा गांधी जाते हैं, लेकिन उनको पहले ही रोक लिया जाता है। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। हर भारतवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता था। स्वतंत्रता की जंग तेजी हो गई। पूरा देश गांधी गांधी के नारे लगाने लगा, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। असहयोग आंदोलन में कौन कौन से प्रमुख नारे दिए गए तो मैं उनकी बात यहाँ पे करूँ तो असहयोग आंदोलन में 8 प्रमुख नारे दिए गए थे। 8 प्रमुख नारे दिए गए थे जिनको जनता को अमल करना था। वे ये थे, सरकार के द्वारा जो पद दिए गए थे लोगों को, भारत वालों को, उनका त्याग कर दो। दूसरा, वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार कर जनता के फैसले को बाहर ही निपटवा दिया जाए। यानी कि अब हम लोग कचहरी नहीं जाएंगे, कचहरी जाने से पहले ही जनता के द्वारा ही उनको क्या कर दो, निपटा दो। दूसरा, सरकारी ऋण पत्रों को ना खरीदा जाए। इससे क्या होगा, इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी अंग्रेजों की। और महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो महात्मा गांधी जी ने शुरू में कह दिया था, जब तक अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं होगी तब तक अंग्रेज भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। अंग्रेज छोड़कर भारत को ना जाते
अगर 1939 से लेके जो 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, अगर उसमें इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की पावर अगर ख़त्म ना हो जाती, आर्थिक स्थिति अगर उसकी ना ख़त्म हो जाती, तो इंग्लैंड जो है भारत को छोड़ने वाला नहीं था। शिक्षण संस्थानों का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा बहिष्कार किया जाए। सैनिक अथवा प्रशासनिक ओहदों का त्याग किया जाए। जो लोग सैन्य पदों पर हैं उनका त्याग कर दें। छठवां कारण ये था कि सरकारी विधानसभाओं और परिषदों का जो था तुम्हारा, उसका विस्तार जो था उसको रोक दो। सरकारी समारोहों की उपेक्षा करो, उनमें जाना ही बंद कर दो। स्वदेशी का व्रत एवं प्रचार करो, सारी चीज़ों का स्वदेशी करो। और इसी समय एक आंदोलन चलाया गया जिसमें बोला गया कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाओ। ये 1921 की घटना है। और ये जो तुम्हारा था कार्य जो था, ये असहयोग आंदोलन में ही किया जा रहा था। 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 5 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी चौरा जो गुजरात गोरखपुर में पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर कुछ भारतीयों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है, और उसमें भारतीय जो थे वो पुलिस के पद पर जो थे वो जलकर मर जाते हैं। इससे गांधी जी को बहुत ही दुख होता है, और गांधी जी असहयोग आंदोलन को पुनः वापस ले लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे इसके विरोध में थे। मैंने आपको कल बताया था, डॉक्टर तुम्हारे जो CR दास थे, CR दास, और सॉरी, और डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, इन दोनों को इससे बहुत ही मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है। और इन्होंने अपनी 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन ये लोग अपना कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा रहा था। इसके बाद हुआ क्या कि 1930 आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा क्यों किया गया था, असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था। ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में। उन्होंने कहा, मैंने आंदोलन का रूप बदलकर कोई भूल नहीं की थी, बल्कि मैंने देश को एक भयंकर खून खराबे से बचा लिया था, क्योंकि जनता अपने मार्ग से भटक गई थी। इस वजह से जनता का मार्ग बदलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, या फिर और कोई रास्ता नहीं था। ये गांधी ने अपनी पुस्तक में कहा है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, आप लोग खुद ने समझदार हैं कि आप लोग यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। अगर मेरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने ये सही किया था, बिल्कुल सही किया था, क्योंकि अगर ये वापस ना लेते तो ना जाने कितने लोग जो थे आंदोलन में शामिल थे उनकी मृत्यु हो जाती। गांधी जी के आंदोलन मात्र वापस लेने से ये कम से कम अंग्रेजों ने बदला तो नहीं लिया इसका। वैसे भी भारत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, अगर और हो जाती तो ठीक है। यहाँ तक हम लोग 1920 का असहयोग आंदोलन तक इसको पढ़ चुके हैं। आगे की क्लास हम लोग आगे वाले वीडियो में लेंगे, जो कल वीडियो आएगी। तब तक के लिए यहाँ से हमें विदा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे कैसा लगा है।